हेलो स्टूडेंट्स, रीढ़ की हड्डी भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इससे आगे होने वाली बातचीत को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शंकर खंखार कर कहता है सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाली भी चू ना करेंगी। बस शर्त यह है कि औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? रामस्वरूप यहाँ पे शंकर कहते हैं, किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बीच में ही काटते हुए, यह बात दूसरी है कि रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, वह तो आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्मपत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप कहते हैं, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों को भनक पड़ी है यह गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर कहते हैं, जी हाँ, कोई नौकरी तो करनी नहीं है। रामस्वरूप कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरतों की नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप कहते हैं, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर कहते हैं, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद से, और आप चाय के लिए पूछते हैं। गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद कहते हैं, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर छिपकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं,
आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है। नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चश्मे को देखकर चौंक उठते हैं। रामस्वरूप कहते हैं जरा सब पकाकर। जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप कहते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद कहते हैं संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एकदम रुक जाती है। रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप कहते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम जीते हैं? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं लेकिन उमा चुप है, उस तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सब पकाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से रामस्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा। फिर गोपाल प्रसाद से कहते हैं हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद कहते हैं जरा रूखी आवाज में, जरा मुंह भी तो खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 कहती है अब मुझे कह लेने दो बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं उनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती है, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर कहते हैं बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा कहती है तेज आवाज में हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए थे। शंकर कहते हैं बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप रहते हैं। उमा कहती है जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप कहते हैं उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत ढूंढकर उठाते हैं। BA पास और गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजा की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती हैं जी हाँ जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन।
गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। उनके लड़के के रुआंसापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना होता है। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। तो यह था एकांकी रीढ़ की हड्डी, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। इस प्रकार इस एकांकी में बताया गया है कि कुछ रूढ़िवादी लोग हैं जो आज भी अपनी वही तकियानुसी बातों को लेकर बैठे हुए हैं कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों से के साथ उनकी बराबरी नहीं हो सकती। परंतु वर्तमान समाज में ऐसा नहीं है। अभी के समय में लड़कियां लड़कों के जितनी ही काबिल हैं और उनसे कंधे मिलाकर वह काम कर रही हैं। वे सारे काम जो लड़के कर सकते हैं आज के समय में लड़कियां भी कर रही हैं और काबिल बन रही हैं।